हेलो एवरीवन, आज 26 जून है और यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का री एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का। तो चलिए देखते हैं आज फर्स्ट शिफ्ट में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन पेपर है पूरा आपका, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस देखेंगे तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, यह किस वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, सरल वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स संयुक्त वाक्य। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ क्या है। ऑप्शन है उद्देश्य, लाख, गिनती, देखने योग्य, संपत्ति, तीर, रुपया या फिर लाख, उद्देश्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उद्देश्य, लाख, गिनती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। कौन सा अर्थ भेद सही नहीं है ये पूछा है। तो देखिए, अभिराम, अविराव, स्थिर, लगातार, आदि, आदि, आरंभ, अभ्यस्त, अचल, अंचल, स्थिर, क्षेत्र, अयश, अयस, इसका है बदनामी, लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी अचल, अंचल, स्थिर, क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है ये पहचानना है। पहला है, जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी। यह वही बच्चा है जो कल गिर गया था। शाम हुई और गाय घर लौट आई। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। तो आपको बताना है कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी शाम हुई और गाय घर लौट आई। ठीक है, यही आपका संयुक्त वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बात जुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब मैंने आपको इसी चैनल पर कराए हुए थे। तो जो उपसर्ग होते हैं वो हमेशा शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं, ये आपको बताया था। तो इसमें आगे क्या लगा है, बा लगा है। ठीक है, तो बा इसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। पहला है, यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। दूसरा है, वह उड़ती हुई चिड़ियाँ पहचानता है। तीसरा है, उनमें न पत्ते थे न फूल थे। चौथा है, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो देखिए, मिश्र वाक्य पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। पहला है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। दूसरा है, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। ये तो नहीं होगा। भारत में अनेक जातियां हैं, नहीं, भारत में अनेकों जातियां हैं होता है। ठीक है, काटकर फल बच्चे को खिलाओ, ये भी गलत है, फल काटकर बच्चे को खिलाओ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। इधर है 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग पहचानना है। विकृति, संस्कृति, दंपति या फिर प्रकृति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संस्कृति। ठीक है, यही क्या है आपका पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, ढोंग होता है, पाखंड भी होता है, ढकोसला भी होता है, बट जो दर्प है ना, ये इसका पर्यायवाची नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एक अनुच्छेद है, ठीक है, पैराग्राफ है, इसको रीड करके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो फटाफट से एक बार पैराग्राफ रीड कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे सारे। चलिए देखते हैं, नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने के लिए बांध का उपयोग किया जा सकता है। बांध लघु, मध्यम तथा बड़े आकार के हो सकते हैं। बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल होता है। इनके निर्माण में अत्यधिक शक्ति, समय और धन खर्च होता है। बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर, टिहरी बांध इत्यादि बड़े बांधों के उदाहरण हैं। एक बांध के लिए अत्यावश्यक है कि इसमें इसके पीछे के पानी के भार को वहन करने की क्षमता हो। बांध पर धकेले जाने वाली जल की मात्रा का जल दाब जल की गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप कई बांधों का तल चौड़ा होता है।
जिससे यह सतह के काफ़ी नीचे के भाग में बहने वाले जल का भार वहन कर सकें। वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से जल की मांग बढ़ती जा रही है। अतएव जल संरक्षण आज की आवश्यकता बन गई है। वर्षा जल संचयन मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठे किए जल को भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लेने की प्रक्रिया है। इसके लिए यह अत्यावश्यक है कि भूजल की गिरावट को रोका जाए तथा भूजल स्तर में सुधार किया जाए। साथ ही समुद्र के जल का अंतर्गमन अर्थात समुद्री जल को भूमि की तरफ आने से रोका जाए और वर्षा के मौसम में अधिकतम जल का संरक्षण किया जाए। तो ये था आपका पैराग्राफ। तो चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछे हैं। पहला है, बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? तो देखिए ऊपर आपको जो पूरा अभी पैराग्राफ पढ़ा है उसी में से आंसर छांटना है। तो बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? कम ज़रूरत होने के कारण, जनता के लिए हानिकारक होने के कारण, व्यर्थ के खर्चों और शक्तियों के दुरुपयोग के कारण, या फिर अत्यधिक शक्ति, समय और धन खर्च होने के कारण। तो जब हमने ऊपर पढ़ा था तो उसमें ये वाली लाइन थी ना, आपको याद होगा ऑप्शन डी में, अत्यधिक शक्ति, समय और धन खर्च होने के कारण, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था आपका 10th क्वेश्चन। ओके, उसके बाद 11th क्वेश्चन ये रहा, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? औद्योगिकरण में वृद्धि, वर्षा से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से, वर्षा से बढ़ती जनसंख्या, तापमान में वृद्धि तथा वनों में वृद्धि के कारण, कृषि में ह्रास, औद्योगिकीकरण में वृद्धि तथा पर्यावरण में बदलाव के कारण, वर्षा से बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि औद्योगिकीकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से जल की मांग बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संचयन वह है जिसमें डैश, इसको आपको पूरा करना है। ऑप्शन है, वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है, या फिर जल को पानी की टंकियों एवं बड़े बर्तनों में भरकर भविष्य के लिए रखा जाता है, या फिर वर्षा जल को आगे काम में न लेने की प्रक्रिया होती है, या फिर वर्षा जल भवनों की छतों पर इकट्ठा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम बताइए। तो देखिए समास, संधि, अलंकार सब मैंने आपको ट्रिक के साथ करवाए हैं। अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, और नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो पहला है जल का संरक्षण, इसमें तत्पुरुष समास होता है। जल का संरक्षण का जल, इसमें अव्ययी भाव समास। संरक्षण किया जल है जिसका, बहुव्रीहि समास। या फिर जल के लिए संरक्षण, कर्मधारय समास। तो देखिए ऑप्शन डी जिसने टिक किया है वो गलत हो जाएगा यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जल का संरक्षण तत्पुरुष समास, कर्ता ने, कर्म को, आपको याद होगा ये सब मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल का संरक्षण तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध का निर्माण डैश किया जा सकता है? चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से, केवल लकड़ी अथवा मिट्टी से, कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी और मिट्टी से, या फिर केवल कंक्रीट से। तो देखिए अभी जो पैराग्राफ पढ़ा था उसी से ये क्वेश्चन बने हैं अभी तक के। ठीक है, तो ये जो है आपको याद होगा पैराग्राफ में एक लाइन हमने पढ़ी थी, कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से बांध का निर्माण किया जाता है, ऐसी लाइन थी। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन सी में, तो उसी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण। तो देखिए कंठ से उत्पन्न होने वाले, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, क, ख, ग, घ, ये होते हैं ना कंठ से। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है ग, घ, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में पहुँचेंगे अब हम। ये रहा, देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? नहीं है पूछा है। ठीक है, 16th क्वेश्चन। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है सूरदास, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त, चौथा है बिहारी लाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित हैं? ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या फिर कृष्णा सोबती। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। मानसरोवर में प्रेमचंद की कहानियाँ संग्रहित हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80th क्वेश्चन आपके सामने है। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा? क्या ये व्यावसायिक श्रेणी में आएगा? नहीं। क्या ये कार्यालयी पत्र होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या ये संपादकीय पत्र है? जी नहीं है। ठीक है, ये एक व्यक्तिगत पत्र है, इसीलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 90th क्वेश्चन है आपके सामने। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि क्या होगी? तो देखिए, उनके मध्य की जो संधि होगी, क्या वो व्यंजन होगी, अयादि होगी, विसर्ग होगी या स्वर होगी? तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा व्यंजन संधि होगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा कौन सी है? ब्रज है, पंचमेल खिचड़ी है, राजस्थानी है या अवधी है? अब जिसने अवधी किया होगा वो गलत है। तो कबीरदास की जो भाषा होगी ना, वो पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? एक भारतीय आत्मा, ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी। एक भारतीय आत्मा इनको कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से है, संविधान से। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो आपको पहचानना है अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 344 या फिर अनुच्छेद 343। तो ये है फ्रेंड्स अनुच्छेद 343 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन है आपके सामने। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? इन चारों में प्राचीनतम भाषा आपको चूज़ करनी है। प्राकृत है, पाली है, अपभ्रंश है या संस्कृत है? तो फ्रेंड्स वो है आपकी प्राकृत भाषा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना या रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? रामचरितमानस, कबीर ग्रंथावली, रसखान रचनावली या पद्मावत? तो ये है फ्रेंड्स पद्मावत। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है? हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल? तो ये तो है आपका सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, बहुत इजी है। सामान्य वर्तमान काल कैसे? हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं। ठीक है, पहन रहे हैं, वर्तमान सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 26th क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? महर्षि, महाधन अर्षि, नहीं, महाधन ऋषि होता है। हाँ, ये गलत हो गया। महाविद्यालय, महाधन विद्याधन लय, ये भी नहीं होता है, आलय होता है, ये भी गलत है। व्याकुल, व्याधन कुल, ये भी गलत है। मध्वरी, मधुधन अरि, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। यही पूछा है कि कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो यही सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? किस में नहीं हुआ है पूछा है। ठीक है, यमुना नदी हिमालय से निकलती है, बिल्ली छत से कूदी, पिताजी कार से गए, वह चूहे से डरता है। तो ऑप्शन डी, इसमें अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, से किस कारक का यानी कि विभक्ति का चिन्ह होता है? से अधिकरण, संबोधन, अपादान या फिर कर्म? तो ये होता है फ्रेंड्स अपादान कारक। ठीक है, से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय आपको हमेशा बताया प्रत्यय पीछे लगते हैं। ठीक है, और जो उपसर्ग होते हैं वो आगे लगते हैं। तो समझौता, औता, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझौता, औता, औता क्या है? इसमें प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, औरों को देखने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? व्यष्टि का विलोम शब्द वृष्टि, समष्टि, अक्षि,
दृष्टि। देखिए समष्टि नहीं होता है, दृष्टि भी नहीं होता है, अक्षि भी नहीं होता है, बट जो वृष्टि है ना ये होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? पंचकुटी द्विगु समास, बिल्कुल सही, मैंने आपको करवाए थे समास में, जिसमें भी संख्या आपकी आएगी वो हमेशा द्विगु समास होता है। जैसे पंचवटी में संख्या मिल गई 5, द्विगु समास हो गया, ठीक है। विद्या भंडार तत्पुरुष समास सही है। यथा नियम अव्ययी भाव समास, ये भी सही है। अव्ययी भाव में 2 पद होते हैं, दोनों ही प्रधान, यथा भी प्रधान, नियम भी, है ना, ये सब करवाए थे। बट जो पर्णकुटी है इसमें द्वंद्व समास नहीं होगा। और क्वेश्चन में पूछा है कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास क्या होता है ये मैंने आपको बताया हुआ था। द्वंद्व समास वो होता है जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है और जिसमें दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे सुख दुख, दिन रात, भाई बहन, ऊपर नीचे, ये सारे, ठीक है, ये होता है द्वंद्व समास। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इधर होगा 32 क्वेश्चन, ये रहा, ये है, ठीक है। कबहू कहो यही रहनी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत सुभाग गहागो, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहागो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निव होंगो। उपर्युक्त पंक्तियों में निहित रस कौन सा है? आपको बताना है इसमें कौन सा रस है। देखिए भयानक रस है, आपको कुछ ऐसा भयानक सा लगा? नहीं लगा। वीर रस है, कोई वीरता वाली बात नहीं हुई। रौद्र रस, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। बट हाँ शांत रस है इसमें, ठीक है, शांति वाली चीज़। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उदाहरणों में से श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है? ये 4 उदाहरण आपके सामने है। पहला है, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। दूसरा है, उद्वेलित कर अश्रु रश्मियाँ हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। नेक्स्ट है, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। नेक्स्ट है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। तो ये 4 आपके पास ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ये जो हमने लास्ट में देखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है? यमक अलंकार, रूपक अलंकार, वक्रोक्ति और श्लेष अलंकार। तो देखिए इस क्वेश्चन में डाउट है, तो इसका मैं आपको गलत आंसर तो बताऊंगी नहीं अपने मन से, इसमें डाउट है। अगर आप लोगों को क्लियर होगा तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी मैं खुद भी इसको चेक करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। भाषण और निष्पन्न, मूक विपन्न, मुखर विपन्न या फिर मौखिक आसन्न। तो इसका आंसर होगा मुखर विपन्न, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? व्याकरण जानने वाला वीरप्रसु, क्षण में नष्ट होने वाला क्षतिपूर्ति, जिसमें सबकी सम्मति है सर्वज्ञ, जो बिना वेतन काम करता हो अवैतनिक। तो इसमें से आपको चूज करना है किस वाक्यांश में प्रयुक्त शब्द सार्थक हैं। तो वो है ऑप्शन डी, जो बिना वेतन काम करता हो वो अवैतनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रत्युत्पन्नमति, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो, जो तत्काल शांत हो जाए या उत्तर न देने की क्षमता वाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो, ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति उसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? आशीर्वाद, आशीर्वाद कैसे लिखेंगे बताइए? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है?
जलधि अम्बुद, यही सही नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही है, सरोवर, पुष्कर, फणी, उरग, पुरंदर, अमरपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 40th, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? कृपा, झरना, मकड़ी, कटहल। तो कृपा शब्द आपका तत्सम शब्द है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शलाका का तद्भव रूप कौन सा है? शलाका, सलाई, सिलाई, सलाका या फिर सलयका, तो वो है फ्रेंड्स सिलाई, ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं है पूछा है, ठीक है। पौत्र, पुत्र, वर्तिका, बत्ती, वणिक, बनिया, वधु, बहु, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें तत्सम और तद्भव का युग्म सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको करवाया भी था अलंकार जब पढ़ाया था, तो ठीक। तरनी, तनुजा, तर, तमाल, तरुवर, बहुछाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें होता है फ्रेंड्स अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है 44th क्वेश्चन, तिथि शब्द का बहुवचन तिथियों, तिथियाँ, तिथियों या तिथियाँ किस तरीके से लिखेंगे बताइए? इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है, तिथियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर का भेदी लंका ढाए, ये आपने कई बार सुना भी होगा, इस कहावत में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इसमें आपको चूज़ करना है, 45 क्वेश्चन है। पहला है घर का भेद न बताने से लंका नहीं ढहती। नेक्स्ट है आपसी फूट से लंका ढह जाती है। नेक्स्ट है आपसी फूट से सर्वनाश होता है। और उसके बाद है घर का भेद बताने से लंका ढह जाती है। तो यही है ऑप्शन डी, घर का भेद बताने से लंका ढह जाती है, ठीक है, यही होता है घर का भेदी लंका ढाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा? तो वो होगा फ्रेंड्स ठठेरिन, ठीक है, ये जिसने लगाया वो सही नहीं है, ठठेरिन सही है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है? अति आलसी, अति कमज़ोर, अति दुखी या अति प्रिय? अति प्रिय, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान न मान मैं तेरा मेहमान, कहावत का अर्थ बताइए। बहुत इजी है, आपने कई बार सुना है, ज़बरदस्ती गले पड़ जाना, है ना, जब कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती गले पड़ जाता है हम कहते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान, आपने सुना भी होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप को चुनिए। वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है। वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य है। वन में प्रातःकाल के समय दृश्य क्या खूबसूरत होता है। तो जहाँ तक है इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। आप लोग भी मुझे चेक करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? सुत, झरना, नयन, गात, गणपति, ग्राहक, सहज, संजोग, समंदर, छकड़ा, काजल, खेत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, छकड़ा, काजल, खेत। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।